मॉर्निंग लाहौर। और जनाब हमारे सब देखने वालों को सुबह खैर, जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है मेरी कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और मैंने तो आप लोगों को जुम्मा मुबारक कह ही दिया है, लेकिन जागो लाहौर की जो पूरी टीम है उनकी तरफ से भी हमारे देखने वालों को जनाब ये जुम्मे का अजीम दिन है, ये बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन का आगाज़ भी एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और ख़ास करके बुज़ुर्गों के हवाले से क्या खूबसूरत तालीमात दी हैं कि उनके साथ हमेशा हमें मोहब्बत, प्यार और एहतराम वाला रवैया रखना चाहिए। और हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ी ताला अन्हा ने फरमाया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ताइफ का अमीर बनाया तो आपने मेरे लिए आखिरी नसीहत ये फरमाई कि उस्मान, नमाज हल्की पढ़ना और लोगों को उस शख्स के बराबर समझना जो उनमें से सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए कि लोगों में बूढ़े, बच्चे, बीमार और दूर से आए हुए और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और नमाज के बारे में कहीं पर कोई भी ये रियायत नहीं रखी गई है और ये कहा गया है कि जिस भी हालत में हो नमाज लाजमी अदा करनी है। लेकिन आपको पता है इस्लाम इस कदर खूबसूरत मज़हब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद तलकीन की कि नमाज के दौरान ख़ास करके बच्चों और बुज़ुर्गों को मद्देनज़र रखते हुए नमाज कम कर दो। यानी कोशिश करो कि लंबी लंबी आयत की तलावत की बजाय छोटी छोटी सूरतें पढ़ कर ना नमाज मुकम्मल की जाए। और बड़ी खूबसूरत ये चीज़ भी है कि जनाब आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। इससे हमें ये पैगाम मिलता है अपने बच्चों का, अपने जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनका ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए। तो ये आज क्योंकि जुम्मे का दिन होता है तो जुम्मे के दिन में ये तमाम तर चीज़ों के हवाले से जान लेना, ये थोड़ी बहुत बात कर लेना मेरे ख्याल से ये अच्छा साबित होता है हम सब के लिए। तो अपने इर्द गिर्द जनाब बूढ़े लोग, बच्चे, बीमार या दूर से जो लोग आए हुए होते हैं उनका भी हमें ख़याल रखना चाहिए। और आज हम इसी हवाले से अपने सेगमेंट में भी बात करेंगे कि जनाब हमारे घर के जो बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके साथ किस तरह का रवैया हमें इख्तियार करना चाहिए। सिर्फ़ अपने बच्चों के साथ ही नहीं इख्तियार करना चाहिए, जो यतीम होते हैं बच्चे उनके साथ भी हमारा किस तरह का रवैया होना चाहिए या उनके हकूक़ हमारे ऊपर क्या हैं, हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं, हमें उनके हवाले से भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो आज एक पूरा सेगमेंट आपको पता है जुम्मे के दिन हम वो एक सेगमेंट बनाते हैं जिसमें तमाम तर इस्लामिक तालीमात के हवाले से, चीज़ों के हवाले से जनाब जितनी भी हमारे माशरे में मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। तो आज ख़ास करके यतीमों के हवाले से हमने बात करनी है, उनके हकूक़ के हवाले से हम बात करेंगे आगे बढ़कर। जनाब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र और हुकाम बाला के नोटिस में लाकर उनका मौसर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जनाब हमारे माशरे में बहुत से मसाइल हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ेर बहस रखा जाता है, लेकिन एक ऐसा मामला है जो सिर्फ़ और सिर्फ तभी लोगों की ज़बान पे आता है जब कोई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, और तभी टीवी चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सुर्खियों की सूरत में अखबारात की जीनत भी बनता है। और वो है घरों में काम करने वाले छोटे और मजबूर बच्चे, और वो बच्चे जिनकी खेलने कूदने की उम्र होती है या उस वक्त में अच्छी तालीम, चले अच्छी ना ही सही, सिर्फ अगर बुनियादी तालीम ही हासिल करते रहें तो काफ़ी है, लेकिन उनके वालिदैन जो कि हालात के हाथों मजबूर होते हैं वो इस काबिल नहीं होते कि बच्चों को स्कूल भेज सकें और उनकी तालीमात का ख़र्च उठा सकें। इसलिए फिर वो छोटी सी उम्र में ही बच्चों को उसी जगह अपने साथ ले जाते हैं जहाँ वो खुद मजदूरी कर रहे होते हैं, और जिसके बाद फिर उन बच्चों को बिल्कुल कम मुआवजे पर उन्हीं घरों में काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। और फिर आए रोज़ बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे होते हैं। और अभी कल ही की बात है कि घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का एक और अंधनाक वाक़या हमारे सामने आया है, जिसमें 13 साला घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जिसकी टांगें भी जला दी गई हैं। और वाक़या जो है वो थाना जनूबी छावनी के इलाके भट्टा चौक में पेश आया, जहाँ मालकन अफशा, उसके भाई शेख नदीम और अकमल ने मिलकर मरियम पर तशद्दुद किया
और तशद्दुद के बाद मुल्जिमान मौके से ही फरार हो गए हैं, जबकि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस भी लिया है और आईटी से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म दे दिया गया है। तो जनाब, घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा क्यों होता जा रहा है, मुजरिमान को सज़ाएं क्यों नहीं मिलती हैं और जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं, इस पर आज हम तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। मुजाहिद साहब, कल भी एक बड़ा ही अंदरनाक और अफसोसनाक वाक़या हमारे सामने आया है और इससे पहले भी बेशतर रिपोर्ट होते हैं इस तरह के डोमेस्टिक वर्कर जो अब्यूज़ उनके ऊपर किया जाता है। आपने कल इसके ऊपर पूरा शो भी किया, उनके घर वालों से भी आप जाके मिले, तो क्या सूरत हाल थी, क्यों ये सारा तशद्दुद किया गया मरियम के ऊपर? देखें, इससे पहले जिस तरह से आपने जिक्र किया कि बहुत सारे वाक़यात हुए और ये सिर्फ तशद्दुद के वाक़यात ही सामने नहीं आते रहे, बल्कि ये भी होता रहा कि घरेलू मुलाजमा कम उम्र की बच्चियां जो लोगों के घरों में काम करती हैं उनकी जान भी जाती रही है। वो भी वाक़यात रिपोर्ट होते रहे और उस पर अदालत आलिया की जानिब से नोटिस भी होते रहे और मुलजमान गिरफ़्तार भी होते रहे और केसेस भी चलते रहे, मुकदमात भी दर्ज हुए, सारे मामलात हुए। होता ये क्यों है? अक्सर होता ये है कि जब कोई इस तरह का तशद्दुद का वाक़या सामने आता है तो वो वाक़या हाईलाइट होता है और तमाम इदारे मुतहरिक हो जाते हैं। कल के इस वाक़े में भी इसी तरह से हुआ। 13 साला बच्ची और थाना जनूबी छौनी में उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके वालिदैन इंतहाई गरीब, वालिद उसका रिक्शा चलाता है और माँ भी जो है वो घरों में काम काज करती है और 9 से 10 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह पे वो काम करती है। बकौल उस वालदा के कि जब भी हम जाते थे बच्ची से मिलवाया नहीं जाता था, बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता था और बच्ची जो है वो बर वक्त घर भी नहीं आती थी। फिर कुछ इल्ज़ामात इस तरह से भी सामने आए, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हक़ाइक़ जो मज़ीद हैं वो सामने आएंगे कि जहाँ पे वो काम करती थी बच्ची, वो जो खातून थी जिस पर इल्ज़ाम है तशद्दुद का, वो कहती थी कि फ़लाँ लड़के से तुम्हारी शादी करवा देनी है और तुम अब घर नहीं जाओगी। इस तरह के मामलात जो हैं वो सामने आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस के मुकदमा दर्ज करने के बाद ये भी हक़ाइक़ सामने आए कि जो बच्ची जिस घर में काम करती थी उन खातून के 2 भाई पुलिस डिपार्टमेंट में हैं जो बतौर SHO भी लाहौर में काम करते रहे। बच्ची और बच्ची का वालिद और उसकी वालदा ये कहते हैं कि हमें ये भी धौंस लगाई जाती थी कि धमकियां दी जाती होंगी ना, हम पुलिस में हैं और कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा जो है वो इल्ज़ाम लग जाएगा। कुछ इस तरह के मामला भी सामने आते रहे। लेकिन जब उस बच्ची को देखा गया और उस बच्ची को देखने के बाद जब हमें जो एक दिल खराश वाक़या है उसकी तस्वीर को उसकी वीडियो को जो है वो देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वहाँ पे बच्ची के पास खड़े होना वो भी महाल है। DIG ऑपरेशन अफजाल कोसर जो है वो कल बच्ची को देखने के लिए भी गए और दीगर पुलिस अफसरान भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस बर्न यूनिट में जब हम गए तो उसके पास, बच्ची के पास खड़ा नहीं हुआ जा रहा। जो ज़ाहिर इंसानी जिस्म के जलने की जो स्मेल है वो इस कदर होती है कि वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा सकता। अभी तक ना तो कोई मुलजिम इसमें गिरफ्तार हुआ है, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई पेशरफ सामने। लेकिन बताया क्या जा रहा है मुजाहिद साहब, कितने साल वो वहाँ पर मतलब मुलाजमत करी थी, कितने साल हो गए? तकरीबन उसे 1 साल। अच्छा, 1 साल से जो है वो हो चुके थे कि 1 साल से वो वहाँ पे जो है वो मुलाजमा थी। और दूसरी जानिब एक और पहलू भी सामने आ रहा है कि ये एक हादसाती तौर पे हुआ है। अच्छा। कि खाना बनाते हुए जो है वो बच्ची को आग लग गई और उसके नतीजे में घर वालों ने उसका जो इनिशियल होता है इब्तदाई तौर पे तिब्बी इमदाद भी दी और उसके बाद उसको 50,000 रुपये भी दिए, जिसकी वीडियो भी कुछ चैनल्स पे मंजर आम पर आई। फिर उसके बाद ये वालिदैन जो है एक हकीम के पास ले गए, डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय एक हकीम के पास ले गए और वहाँ पे उसका इलाज करवाते रहे। जब उसकी हालत बिगड़ गई, ख़राब हुई, तो फिर उसको हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन इन दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो कानून हमारा कहता है कि 15 साल की उम्र तक जो चाइल्ड लेबर है वो एक लागू होता है और उस पर वो नहीं करवाया जा सकता, घरों में काम काज नहीं करवाया जा सकता। तो ये बच्ची जो है वो
13 साल उसकी 13 साल की उम्र की वो बच्ची थी जिसके ऊपर ये जनाब बदतरीन तशद्दुद किया गया है। मज़ीद हमारा कानून क्या कहता है चाइल्ड लेबर के हवाले से, इस पर बात करते हैं। एडवोकेट हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। हुमैरा, इस तरह के बेतहाशा चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से हमारे सामने आते हैं कि जनाब उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, कभी घरों में तशद्दुद किया जाता है, कभी मार्केट में जो छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं दुकानों पर उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। तो चाइल्ड लेबर के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, क्या कहते हैं कवानीन कि कितनी उम्र के बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं? देखिए, इस हवाले से हमारे पास 2 कानून मौजूद हैं। एक तो डोमेस्टिक लेबर ठीक है के हवाले से है और दूसरा चाइल्ड लेबर के हवाले से। चाइल्ड लेबर रिस्ट्रिक्शन है 2016 का एक्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि 15 साल से छोटा जो बच्चा होगा वो चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता। और वो ये डिफरेंट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो बच्चों को हायर करती हैं और फिर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। लेबर लॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, फिर उसकी बाकायदा मिनिमम वेज होनी चाहिए। इस तरह डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से जो एक्ट है वो ये कहता है कि बच्चों हर डोमेस्टिक लेबर की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सही। और इसके अलावा 6 माह के से भी 3 माह के अंदर अंदर जो भी ऑनर है जो बच्चे को अपने पास काम पे रख रहा है, पहले नंबर पे तो वो 15 साल से छोटा नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरे नंबर पे जैसे वो 3 माह उसके पास काम कर लेता है तो उसके लिए लाजम है कि वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाए। सही। इस हवाले से मैंने ये देखा है और हमने लॉ में भी ये देखा है कि किसी जगह पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। और इस हवाले से बल्कि एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है जो कहती है कि हर जगह पे रजिस्ट्रेशन जो है पूरी हाउसिंग सोसाइटीज़ में, पूरे शहर लाहौर में, पंजाब में, ये बेसिकली पंजाब के एक्ट्स हैं, तो पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। डोमेस्टिक लेबर की उसकी भी मिनिमम वेज है, उसकी भी ओवर टाइम फिक्स है लॉ के अंदर। और ये जो अभी इन्होंने बात की कि उसको 50,000 रुपीज़ दिए, तो ये जो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट है वो जो कहता है कि अगर आप बच्चे को जो 15 साल से छोटा है उसको अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो तो उस वक्त उस पर ही आपको फ़ाइन 50,000 रुपीज़ है। तो ये तो बच्चा है जो डोमेस्टिक लेबर है जो 13 ईयर्स की है और जो उसकी बर्न की कैफियत है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया है तो फिर किस तरह की सजाएं हो सकती हैं? फिर कानून हमारा क्या कहता है इस हवाले से? जो बेसिकली कानून है ना डोमेस्टिक लेबर का, ये उसमें फ्लॉ है। अच्छा। उसमें बच्चे के ऊपर जब तशद्दुद होता है उसके ऊपर कोई रेमेडी नहीं दी गई हुई, उस पर पीनल कोड ही लगेगा हमारा। अच्छा, ठीक है। मतलब जो जिस तरह का तशद्दुद इस बच्ची पे हुआ है, अगर ये साबित हो जाता है तो इसमें उम्र कैद भी हो सकती है, जिस तरह का उसको जलाया गया। और जिस तरह से इन्होंने फरमाया कि जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई बच्चा 15 साल से कम उम्र का कहीं पे काम करता है और साबित हो जाता है, उसमें 6 माह की गालबन जो है वो कैद की सज़ा है। लेकिन ये कभी इस पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। हमने देखा ही नहीं है कि कोई जेल में जाए भी। होता हमेशा इस तरह से है कि जब भी इस तरह का इशू आता है तो तमाम डिपार्टमेंट्स जागते ज़रूर हैं। जिस तरह से कल मैंने देखा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरपर्सन है गालबन सायरा साहबा, उन्होंने ऐलान किया कि जी वहाँ पे हमारी टीम भी मौजूद है और वहाँ पे उसका इलाज भी हो रहा है। वो बच्ची जिसका वालिद रिक्शा चलाता है, वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई नहीं आया और 15 से 20 हज़ार रुपये का मैं मकरूज हो चुका हूँ। छोटी मोटी जो चीज़ें लानी पड़ती हैं, बाहर से खाना लाना पड़ रहा है, मेडिसिन लानी पड़ती है। हालांकि सरकारी सतह पे उसका इलाज वहाँ पे हो रहा है, डॉक्टर्स ने भी कहा कि उसके पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन वो मकरूज हो चुका है। और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उनका भी वो दावा जो था वो सिर्फ दावे की हद तक था। वहाँ पे हमें कोई लोग वहाँ पे नहीं मिले, फील्ड हमें कोई नहीं नजर आया कि उनके कोई अमले का बंदा वहाँ पर पहुंचा और उसने जाके टीवी पे और अखबारात पे उनके स्टेटमेंट जरूर आए। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि जिस वक्त इस किस्म का कोई इवेंट होता है उस वक्त ये अथॉरिटीज उठ जाती है। चाइल्ड लेबर में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है उसका और डोमेस्टिक लेबर के लॉ के मुताबिक जो अथॉरिटीज़ बनी है, इनका आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी पार्टी आती है ना वो आती है जो बेसिकली हमारा क्लर्जी सिस्टम है। हम लोग कंपैशन पे बिलीव ही नहीं करते। हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी किसी भी किस्म की फैसिलिटीज होनी चाहिए वो मेरे लिए तो होनी चाहिए या मेरी फैमिली के लिए तो होनी चाहिए, लेकिन वो किसी और को तो एक साइड पे रखें, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो उसके लिए भी नहीं होनी चाहिए।
अब ये इनह्यूमन है कि आप उस बच्ची के साथ काम तो करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसको निकाल दें। Exactly, आपको इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप उसको जला रहे हैं, उसको इंजर कर रहे हैं, इस लेवल तक कर रहे हैं कि वो बाकायदा पिनल कॉन्सिक्वेंसेस उसकी हैं कि अगर वो सारी चीज़ें देखें। कोई भी बच्ची जो है वो 13 साल की है तो वो इतना ड्रामा तो नहीं कर सकती कि वो अपने आप को खुद ही इतना लेकिन उमेरा हम देखते हैं कि इस तरह के जब आते हैं हाईलाइट भी होते हैं केसेस, लोग अंदर जाते भी हैं, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज की जाती हैं, लेकिन उसके बाद सुलहनामा हो जाता है, वो वापस बाहर आ जाते हैं, सजाएं नहीं होती हैं। सजाएं देखिए, सुलहनामा की बात ये आती है जब एक मतलब वो तो इन्फ्लुएंसर प्रेशर डाला है ना, जाता है, प्रेशर किया जाता है। फिर उसके अलावा उस जो पार्टी है, जो बच्ची है, उसकी फैमिली है, उनकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बड़े कम है तो वो ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ। जब उनको पैसे की ऑफर की जाती है और उन्हें समझ आती है तो वो कि मान जाते हैं, कानून के हाँ। मुताबिक उनको कोई 6-7 साल भी लगेंगे तो सजा नहीं होनी, तो वो कहते हैं चलो आप पैसे ले लो, जो जख्मी हो रहे थे वो हो गए। और ये वो नेचर है जो हमारे पाकिस्तान में हर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुकी हुई है। हम अपने आप को बदलने पे बिलीव ही नहीं करते। हमारा जो क्लर्जी है, हमें तो क्या क्या बताता हमें है? कानून में सजाओं के हवाले से थोड़ी सी रद्दोबदल करनी चाहिए, फिर सख्त सजाएं होनी ये चाहिए। जो बेसिकली कानून है ना डोमेस्टिक हाँ, लेबर का, ये इसके अंदर तो वैसे ही फ्लॉज हैं। इसके अंदर ये जो इंजरी है हाँ। और कंप्लेंट सिस्टम है, इस पे ऊपर डिस्कशन नहीं की गई हुई। ओके, इस पे बाकायदा लेजिस्लेचर को बाकायदा काम करने की ज़रूरत अच्छा। है। दोबारा से इसमें अमेंडमेंट्स आने की ज़रूरत है, जिसके हवाले से जब तक ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और ये दोनों और लेजिस्लेचर सारा मिलके नहीं बैठेगा और सिविल सोसाइटी से मज़ीद सजेशंस नहीं लेगा, ये काम नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद एक हेल्पलाइन होनी चाहिए इस वक्त जो इंस्टेंट हो, जिस पे हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट हो तो डोमेस्टिक लेबर उस पे कंप्लेन कर सके, ताकि अथॉरिटीज को समझ आ सके कि यहाँ पे कोई एक्शन लेना लेकिन है। अथॉरिटीज हैं, मुझे सब अथॉरिटीज हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज भी दी जा रही हैं, लेकिन बाकी सारे मसाइल तो वहीं पे हैं जिनके लिए उन्हें काम करना चाहिए, वो मसाइल तो खत्म नहीं हो रहे। देखिए, जिस तरह उमेरा साहबा ने कहा ना कि इस कानून में कुछ तरमीम की ज़रूरत है, बहुत सारी ज़रूरत है। देखें, इस तरह का कानून अगर कोई बच्चा 15 साल से कम का है, बच्चा या बच्ची, उससे काम करवाया जाता है और उसको जो है वो लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी उसमें होती है, तो उसको पकड़ने के लिए नंबर 1 इदारे कौन से हैं। हाँ जी। कभी क्या आपने या मैंने या उमेरा साहिबा ने ऐसा सुना है कि फ़लाँ जगह पे जो बच्चा ज़ख्मी नहीं हुआ या बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया गया, तो अगर उसकी खिलाफ वर्जी किसी घर वालों ने की है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया हो? कभी ऐसा नहीं आपने सुना होगा, ना हमने देखा है। दूसरी जानिब ये है कि देखें, जो सज़ा की आप बात कर रही हैं, सज़ा तो यकीनन कानून ने देनी है और कानून में गुंजाइश है सज़ा की। अब ये वो लोग हैं, अगर ये केसेस को इतना लंबा परसू कर सकें तो ये अपने बच्चों को बावजह मजबूरी घरों में काम करवाएं। आप देखें कि अगर कोई 10,000 रुपये पे घर मुलाजमा बच्ची काम करती है तो उसके घर वाले या उसके लवाकिन अदालतों में या वकला को या कैसे जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? इसमें तो मेरा ख्याल है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई हुकूमती इदारे जो हैं उसमें मुद्दई बने, ताकि जिसने कसूर किया है उसको सज़ा मिले। सबसे पहले आपकी एक बात देखने में आपके उसमें मुशाहिदे में भी आई होगी कि जब भी कोई घरेलू मुलाजमा किसी घर में काम करती है तो उसके सबसे पहले सर के बाल काटे जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, और क्या मौक़िफ़ होता है कि इसके सर में बड़ा गंदा है, सर इसका उसमें जुएं पड़ गई हैं कि बच्चे हमारे ख़राब होंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, आप अगर किसी भी जगह पे जाएं, किसी अच्छी शादी में जाएं, तो छोटे छोटे बच्चियों ने बच्चों को खिला रही होंगी और उन्होंने उनके सर के बाल नहीं होंगे। क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है कि किसी की मर्जी के बगैर उसके सर के बाल, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, तो काटे जा रहे हैं? इसमें तो कभी नहीं हुआ। और जितने भी जब भी इस तरह के वाक़यात आते हैं, क्यों बड़े घर और बड़े इलाकों के रहने वाले लोग जो हैं ये तशद्दुद करते हैं? क्योंकि उनको इन ऐसी बच्चियों और ऐसे मुलाजमीन के बगैर उनका गुजारा नहीं है। और एक बच्ची या एक बच्चा उनके घर में नहीं होगा, 3-3 4-4 बच्चियां उनके घरों में होती हैं। और उनके आप कपड़े देखें तो वो बड़े साइज के कपड़े उन्होंने पहने होंगे जो
वहाँ की खवातीन है वो अपने कपड़े उनको कपड़े देती उतार के हैं, देती उन बच्चियों को वो कपड़े कभी नहीं पहनाए गए होंगे कि जो उनके बाकायदा साइज के हों। बेसिकली हमारे जो सोसाइटी की जो एथिकल नॉर्म्स हैं वो उनकी उसके बरक्स डिटोरिएशन है, ये वो हाँ। रिफ्लेक्ट कर रही है इनकी सारी बातें। अब ये देखें, जब हम उन्हें अपने लेवल का इंसान ही नहीं समझते जी हम Exactly. तो फिर बाकी चीज, ये बाल, उनके कपड़े, ये बड़ी हकारत दूर की की नजर से बात हम है, उनको देखते ये हैं। बड़ी दूर की बात है। हम तो उनको इंजर्ड करने पे आ चुके हुए हैं। नहीं, जब हम ये अपने समझते बच्चे हैं। खिलवाने के लिए उनको Exactly, दे देते हाँ। हैं तो उनको कपड़े या हाँ। उनके सर के बालों की हिफाजत क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम उन्हें इंसान ही नहीं समझते ना। हम तो ये समझते हैं कि ये मखलूक है जिसको हम थोड़े से पैसे देंगे और हमारे लिए काम करती रहेगी। इसके लिए हमारी जो तालीम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का इस वक्त फेल है। हम सिर्फ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उस पर तरबियत की कोई गुंजाइश नहीं। ये भी 2-3 दिन पहले की बात है, जो लाहौर के केंट एरिया DHA में एक बड़े स्कूल में 2 बच्चियों ने तीसरी बच्ची को पकड़ के मारा। और उनके बाद देखें वो वीडियो आप देखें तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से जिस तरह हम बात कर रहे थे, उस पर भी हम लोग सारा अहमद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की। सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सारा, आपके सामने ये कल का वाकया हुआ है कि 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया है, आपने भी इस पर नोटिस लिया है और इवन कि उसकी टांगें तक जला दी गई हैं। तो मुझे बताइएगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्या नोटिस लिया है और क्या जो मुल्जिमान है उन्हें पकड़ा जाएगा, और आप लोगों का क्या स्टाफ वहां पर कल पहुंचा था? सबसे पहले मैं आपके लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। जी जी। हमारा स्टाफ वहाँ पे बिल्कुल पहुंचा था। मेयो हॉस्पिटल में बच्ची एडमिटेड थी। हमारा स्टाफ, उसकी सारी चीजें सोशल मीडिया पे शेयर हुई थी हमारे स्टाफ की। मेरा जो रेस्क्यू टीम का हमारा हेड है असद, वो अपनी पूरी टीम के साथ ही वो देर, वो विक्टिम से मिले, वो विक्टिम की फैमिली से मिले, उनको हम लीगल असिस्टेंस फराहम कर रहे हैं। हमने उनको बड़े अच्छे लॉयर के साथ अप्लाई उनका करा दिया है। हमारे जो हमारे बिहाफ से उनको प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ऑफर की, अगर उनको कोई माली इमदाद चाहिए वो हम फराहम करेंगे। तीसरा, हम केस को फॉलो अप करेंगे पुलिस के साथ, केस पे क्या हो रहा है, प्रोग्रेस FIR तो हो गई, लेकिन वी नीड टू सी के आगे क्या होता है। लेकिन कल जब हमारी बात हुई और हमारे जब सीनियर एंकर पर्सन है मुजाहिद लतीफ़ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जब मैंने पूछा तो वो उनके वालिद का मौक़िफ़ ये था कि कोई भी ब्यूरो का बंदा वहाँ पर नहीं मौजूद और ना ही उन्होंने किसी ने मदद की है। वो ऑलरेडी इतने मकरूज़ हो चुके हैं वहाँ पर कि वो पैसे उठाकर किसी से दवाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं, बच्ची का इलाज करवा रहे हैं। तो उनका तो मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर कोई बंदा नहीं पहुँचा है, कोई अथॉरिटी नहीं पहुँची है। हमारी टीम एग्जैक्टली मैं आपको टाइम बताती हूँ क्योंकि मेरे पास सामने तस्वीरें, विजुअल सब कुछ है। 12:30 पे हमारी टीम पहुंची है। अच्छा जी, आफ्टरनून और उन्होंने उनसे बातचीत की है, उन्होंने मेरा पैगाम उनको दिया है और वो सोचते हैं कि मैं आज खुद भी उनसे बात करूँ उनकी फैमिली से, एंड जो भी हेल्प चाहिए वो देंगे। एंड सेकेंडली जो है वो ये वाकया एक्चुअली होने ही नहीं चाहिए। फर्स्ट है तो हम तो इनकी प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं, और ये डायरेक्टली हमारे डोमेन में नहीं आता, ये लेबर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बट हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो ने अभी रिसेंटली पूरे पंजाब में आगाही मुहिम भी चलाई, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज की, चाइल्ड अब्यूज के अगेंस्ट, ताकि इन चीज़ों पर, क्योंकि लोग हमने देखा है कि पढ़े लिखे लोग जिनको पता भी होता है वो फिर भी एम्प्लॉय करते हैं और उन पर तशद्दुद करते हैं बच्चों की, पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। और विजुअल इतने खराब है कि वो तो मेरे पास जब आए कल सुबह की बात है, अर्ली मॉर्निंग। सायरा साहिबा, मेरा नाम मुजाहिद शेख है और मैं भी क्राइम की स्टोरीज़ को कवर करता हूँ। कल मैं भी वहाँ पे मौजूद था जब DIG ऑपरेशन लाहौर अफजाल अहमद कोसर साहब वहाँ पे आए और उस वक्त उसकी बच्ची की वालदा और उसके वालिद को मैं मिला और उनको वहाँ से, जहाँ पे बर्न यूनिट में वो एडमिट है बच्ची, उसको मैं रिक्वेस्ट करके दोनों माँ बाप को नीचे लेकर आया। तो मैंने उनसे एक इंसानी हमदर्दी के तहत पूछा कि आपका इलाज मुआलजा ठीक हो रहा है, बच्ची की सेहत कैसी है। उसने कहा जो पुलिस का काम था वो तो बहुत अच्छा हो गया, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और मुल्ज़मान को शायद गिरफ़्तार वो करें या किया है या नहीं किया हमें नहीं मालूम। तो मैंने उनको स्पेशली आपका नाम लेके पूछा क्योंकि आज का आपका जो स्टेटमेंट आप दे रही हैं ये कल से ही हमारे सामने आ रहा है कि बच्ची की
माली मदद की जाएगी, पता नहीं कब की जाएगी, ज़रूरत तो उसको अभी इसी वक्त है। तो मैंने कहा कि आपको कुछ वहाँ पे पैसे वैसे की ज़रूरत है, कुछ खाने पीने का प्रॉब्लम है, कोई मसला आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों ने हल किया। तो उनका ये कहना था कि वो कौन सा इदारा है, वो कौन है, उन्होंने ये कहा। तो यकीनन वो तस्वीरें तो मैंने भी ज़ाहिर प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तस्वीरें तो बन जाती हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे थे और उनसे तस्वीरें भी बना रहे थे, बच्ची के वालिदैन के साथ तस्वीरें बन गई होंगी। लेकिन आपको इस चीज़ की इसको चेक करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आपका अमला जो है वो नहीं गया, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश ये है कि आप ज़ाती तौर पे खुद जाइए। हमारा आपकी देखिए गलत रिपोर्टिंग ना करें आप, हमारा अमला गया मेरे सामने। नहीं, मैं ये बिल्कुल आपको गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनके वालिदैन का मौक़िफ़ दे रहा हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको खुद भी जाना चाहिए, क्योंकि आप जाएंगी तो उनकी मजीद हौसला अफजाई होगी। और अगर वो ठीक कह रहे हैं तो आप उनकी बात को सुन भी लीजिएगा, उनकी ज़ुबानी। आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको खुद भी एक विज़िट करना चाहिए और उनकी दाद रसी होनी चाहिए। और उनका खासकर पे जो खाने पीने का वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो माली इमदाद, चाहे 15-20 हज़ार रुपया ही उनका वो मकरूज भी हो चुके हैं, उनसे वो पूछिए। फिर उसके बाद वो बड़ा अच्छा नेक अमल हो जाएगा और आपके इदारे की नेक नामी भी इसमें शामिल हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है। बिल्कुल ठीक है, जरूर मैं खुद भी चली जाऊंगी, लेकिन मेरा अमला रेगुलर रास्ते में है, उनको लीगल असिस्टेंस भी है। फाइनेंशियल का हमने कल भी पूछा, आज दोबारा भी पूछ लेंगे, और वो मैं पर्सनली करूंगी अपनी कैपेसिटी में, गवर्नमेंट के बिहाफ से नहीं, क्योंकि हमारे इदारे में इसका बजट नहीं होता, लेकिन मैं पर्सनल कैपेसिटी में हेल्प करने की मैंने ऑफर की है और वो जरूर करूंगी। थैंक यू। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सारा अहमद चेयरपर्सन थी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और हमारे साथ मौजूद थी। उनका तो ये कहना है कि हमारा अमला गया था क्या वहाँ पर। वो है चेहरा उनको आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गई। ये कोई मेरी तरफ से इल्जाम नहीं था। आप विजुअल्स जो है वो देखे जा सकते हैं। जो चीज आपने नोटिस की है, पुलिस का हमेशा पुलिस से गिला और शिकवा लोग करते हैं। पुलिस ने FIR भी दर्ज की और मुकदमा दर्ज करने के बाद वहाँ पे DIG ऑपरेशन लाहौर वहाँ पे खुद गए हैं। वरना FIR होगी तो उनसे सवाल भी किया गया कि माली मदद की इनको कहा जा रहा है तो कोई किया। उन्होंने मीडिया पे ये बात नहीं की। इस बात का आपके प्रोग्राम में मैं इंकशाफ कर रहा हूँ कि उन्होंने मीडिया पे किसी किस्म का ऐलान नहीं किया कि हम इनकी मदद कर देंगे। जाने के बाद उन्होंने अपने स्टाफ ऑफिसर को कहा है कि इनकी माली मदद भी कर दे, और ये चाहे आप मेरे ऑफिस से पैसे ले लें। तो सायरा साहबा तो जो यकीनन उनको चाहिए था, जो कह कल से रही हैं, मुझे भी इतलात यही मिल रही है कि हमारा अमला वहाँ पे मौजूद है। रिक्वेस्ट थी, हम किसी के ऊपर मतलब गलत रिपोर्टिंग नहीं करें। हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप एटलीस्ट जाके खुद वहाँ पर विजिट करें, जाके पूछ के आए। और जिस तरह आप कह रही हैं कि हम माली इमदाद करेंगे, एटलीस्ट आप जाके पूछे तो सही, उन्हें चाहिए क्या है। अब तक तो हो जाना चाहिए, कर दी है। हाँ एग्जैक्टली, सिर्फ करनी नहीं है, कर दी जानी चाहिए। और वो हमें कह रहे हैं कि जनाब आप नेगेटिव रिपोर्टिंग करें। हम नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करें, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा एंड पे क्या कहना चाहेंगी आप, किस तरह इन तमाम तर चीजों को बेहतर किया जा सकता है? पहले नंबर पे तो तीसरी दफा मैं बात रिपीट कर रही हूँ, हमारी मस्जिदों में सिर्फ नमाज पढ़ने पे, रोजा रखने पे, औरतों के पर्दा करने पे बात होती है। हमारी मस्जिदों में अखलाकियात पे बात नहीं होती, मामलात पे बात नहीं होती। मेरी ये रिक्वेस्ट है पूरे जो भी उलमा कराम सुन रहे हैं उनसे कि वो अपनी मस्जिदों में जुम्मे के खुतबे में, आज जुम्मा भी है, लोगों को बताएं कि दूसरों के साथ हुकूकुल इबाद को अपने सामने रखना है। और फिर अल्लाह ने यही पूछना है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये फौरी तौर पे एक हेल्पलाइन बनाएं जिसपे जितने भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या जितने भी कोई अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चों के हवाले से वो अपनी कंप्लेन जैसे ही कोई हो वो रजिस्टर करें और उस पर अमला जो है वो हरकत में आए। और जो भी लॉ इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक जितने भी इंस्पेक्टर या अथॉरिटीज़ जो भी उन्होंने बनानी है वो सेटअप किया जाए ताकि वो काम करें। तीसरे नंबर पे वही बात आ जाती है कि स्कूल्स जो हैं वो तरबियत पे जोर दें, बच्चों के पेरेंट्स से फीस लेके और बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा के हम अपनी आखिरत नहीं संवार रहे, हमारी दुनिया भी तबाह हो रही है। वो बच्चों को बताएं कि दूसरों को भी इंसान समझना है और उनको वैसे ही तकलीफ होती है जैसे आपको तकलीफ होती है।
तो ये 3 चीज़ों पे अगर अमल हो जाए, रवैयों में अगर थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग्स ले आए ना, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो ही जाएंगे। सिर्फ अपने अंदर, अपनी ज़ात के अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आना चाहिए हमें। सीनियर एंकर पर्सन लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। एडवोकेट हुमैरा हमारे साथ मौजूद थी। हुमैरा, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई। और जनाब, ये तमाम तर मामलात थे जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। गरीबाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। गरीबाते यतीमादा सहारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। बड़ी हसरत है वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा। बड़ी हसरत है वेखण दी, बड़ा चाहे ज़ियारत दा। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कदी चमके नसीबां दा सितारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। तरप देने जो वेखण लई उन्हां ते भी करम होवे। तरप देने जो वेखण लई उन्हां ते भी करम होवे। मैं आजिज़ नू भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। मैं आजिज़ नू भी सद सोना दोबारा या रसूल अल्लाह। कसम रब दी है मैनू सब तो प्यारा या रसूल अल्लाह। गरीबां ते यतीमां दा सहारा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और सुभान अल्लाह। सना ख़्वान मुस्तफ़ा मोहम्मद उस्मान कादरी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदासराई की। और जनाब, सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और माशरती मसाइल का हल ढूंढने की हम लोग कोशिश करते हैं। और मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। और जनाब, इस बात में
कोई शक नहीं है कि जब तक बाप सलामत रहता है ना, वो अपने बच्चों के लिए मजबूत मुहाफ़िज़, बेहतरीन निगरान, शफीक उस्ताद और एक सायादार दरख्त साबित होता है। लेकिन जैसे ही दुनिया से रुखसत होता है तो बच्चों के सर से गोया साइबान लिपेट दिया जाता है और बज़ाहिर पूरा घर बेसहारा हो जाता है। और ऐसे में बाज़ अपने भी पराये होने लगते हैं, बाज़ रिश्तेदार निगाहें भी फेर लेते हैं और ताल्लुक़ रखने वाले हकीर समझने लगते हैं। और अगर बाप कुछ माल छोड़कर चला जाता है ना, तो कुछ रिश्तेदार भूखे गिद्ध की तरह माले विरासत पर नज़रें गाड़ कर ताक में बैठ जाते हैं और मौका मिलते ही यतीमों का हक हथिया लेते हैं। और इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है और इसमें मुआशरे के हर फ़र्द के हकूक़ का ख्याल रखा गया है। गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने बहुत मुख्तलिफ़ अफराद के हवाले से, उनके हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की थी। तो आज हम यतीमों, नादार और लावारिस बच्चों के हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि यतीमों के क्या क्या हकूक़ हैं और उनकी पासदारी करना हम पर कितना लाजिम है, ज़रूरी है। और हस्बे मामूल हमारी रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उस्मान कादरी ने, जो सना ख़ान मुस्तफ़ा है। पीर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और उस्मान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। पीर साहब, आज यतीमों के हवाले से हमने बात करनी है कि उनके हकूक़ जिनकी बड़ी पामाली होती है, उन्हें निगलेक्ट भी किया जाता है, उनके हकूक़ दिए भी नहीं जाते हैं, क्या क्या उनके हकूक़? इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज आपने एक मुआशरे का फिर दोबारा एक ज़िंदा मौजू, और ज़िंदा मौजू से एक दर्जा आगे जाके एक बहुत ही तवज्जो तलब और हसास मौजू उसकी तरफ निशानदेही की है। इंसानी तारीख़ पर जिन लोगों की नज़र है और इंसानी समाज के हवाले से जिन लोगों की राय को एक अहमियत दी जाती है, जो माहिर समाजियात हैं, इंसानी माशरतों पर जिनका बहुत गहरा एक असर भी है और उनकी राय जो अहमियत रखती है, वो हमें ये बताते हैं कि किसी भी माशरे के हवाले से जब उसका मेयार तय किया जाता है तो ये देखा जाता है, बिलखुसूस माजी के जो माशरे हैं इंसानी, उनके हवाले से कि उनमें औरतों के साथ किस तरह का मामला किया जाता था। और फिर दूसरे दर्जे पे ये देखा जाता है कि किसी माशरे के अंदर जो ग़ुलाम हैं, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ किस तरह का मामला किया जाता है। और तीसरा जो एक बहुत बुनियादी मेयार है जिससे किसी माशरे का गोया उसकी हालत तय की जा सकती है, उसके बारे में राय बनाई जा सकती है कि वो माशरा कितना नाकिस था या कितना खालिस था, तो वो तीसरी जो बुनियादी एक कह लें मेयार और शर्त जो है वो उस माशरे के अंदर यतीमों के साथ जो उसने सलूक है और मामला है उसे देखा जाता है। हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माशरे के अंदर तशरीफ़ लाए उसके अंदर बहुत सारी और दीगर इल्लतों और खबासतों के साथ साथ, खामियों और बुराइयों के साथ साथ एक बहुत बड़ी बुराई ये भी थी कि उस माशरे के अंदर यतीम के साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जाता था, उसे बदबख्ती की अलामत समझा जाता था। उनका एक तसव्वुर था कि एक ऐसे जो शख्स जिसे बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया गया है, यकीनन उसके मामलात में कोई ऐसी नापसंदीदगी है जो जिससे उसके खुदा उससे नाराज़ हो गए और उन्होंने उसको एक यतीमी का जो है वो एहसास दिलवा दिया। और हम ये देखते हैं कि उस माशरे के अंदर तारीख़ बताती है कि सबसे पहला जो इस्तेहसाल होता वो ये था कि जैसे ही कोई बच्चा यतीम होता तो उसे उसके चचा या उसके जो बुज़ुर्ग होते थे, बड़े होते थे, वो उसे अपने घर के अंदर एक मुलाजिम की जगह पे रख लिया करते थे। और फिर एक अगले दर्जे पे जब वो देखते कि ये उस तरह जो मुलाजमत के काम नहीं आ रहा या इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, तो उसको आगे बेच दिया जाता, यानी बाकायदा उसकी फ़रोख्त का एक मामला जो है वो दरपेश हो जाता। सो इसी तरह हम ये देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ एक यतीम के तौर पर होता है। और इसीलिए मैं ये हमेशा कहा करता हूँ कि एक यतीम की सारी महरूमी अपनी जगह पर, लेकिन रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद दुनिया के हर यतीम के लिए एक तसल्ली और दिलासा मौजूद है। वो लोग जो यतीमों के बारे में उनकी बदबख्ती के हवाले से ये एक नाकिस राय रखते थे, उन सब के लिए ये पैगाम है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह को यतीम होना इतना पसंद है कि अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी के साथ दुनिया में मबूस करता है, भेजता है। सो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो हम फिर खुद देखते हैं क्योंकि हुजूर खुद यतीम थे, यतीमी की जो मुश्किलात हो सकती हैं, जो महरूमियाँ हो सकती हैं, उन्हें किसी दर्जे पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी ज़िंदगी में देखा। इसलिए हुजूर की पूरी ज़िंदगी जो है वो यतामा और मसाकीन के साथ उसने सलूक पे गुजरती हुई नज़र आती है। और हुजूर का एक एक लम्हा जो है वो यतीमों के लिए बिल एहतमाम, हुजूर की तबीयत के अंदर एक अजीब तरह की सरशारी और एक बेचैनी आ जाती जब हुजूर को किसी यतीम का मामला जो है वो पेश किया जाता है या हुजूर को इल्म होता कि ये शख्स जो है वो यतीम हो गया। आप ये देखिए
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुनक्किद है, असहाबे रसूल हुजूर के इर्द गिर्द बैठे हैं और हुजूर फरमाते हैं कि जिसे नरमी से महरूम किया गया अच्छा। उसे सारे खैर से महरूम किया गया। हुजूर ने 3 मरतबा ये एक ही बात कही। जब हुजूर ने तीसरी मरतबा ये बात कही ना, तो एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने बहुत दर्द दिल के साथ कहा, या रसूलल्लाह मेरा दिल जो है वो सख्त हो गया है, मुझे उस तरह तबीयत के अंदर मेरे वो गुदाजी नहीं आती जो एक किसी को तकलीफ़ में मुसीबत में देखे हुए आनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के दिल में सख्ती पैदा हो जाए उसे ये चाहिए कि वो यतीम के सर पर हाथ रखे। अल्लाह यतीम के सर पे हाथ रखने की बरकत से उसे दिल की नरमी अता करेगा। यानी वो जो हुजूर ने पहले फरमाया था ना कि जिसे नरमी अता की गई उसे सारा खैर अता किया गया, गोया यतीम के सर पे हाथ रखने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नरमी अता कर दी जाती है, गोया सारा खैर अता कर दिया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हुजूर की पूरी ज़िंदगी में जहाँ जहाँ यतामा और मसाकीन के साथ कोई मामला होता है, बेवाओं और गरीबों के साथ कोई मामला होता है, हुजूर की तबीयत के अंदर एक अजीब दर्जे की सरशारी और एहतमाम हमें नज़र आता है। आप देखिए जना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स आता है, एक यतीम बच्चा आता है और वो कहता है, ए अल्लाह के रसूल, मैं और मेरी माँ और मेरी एक बहन, हम तीनों ने कई दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा। हुजूर एकदम बेचैन हो जाते हैं। हज़रत बिलाल हबशी को कहते हैं कि मेरी सारी अज़वाज के पास जाओ और उनसे जाके पूछो कि घर में कुछ खाने को है। सारी अज़वाज मुतहरात के हरम से टोटल 21 खजूरें जो हैं वो मैसर आती हैं। हुजूर वो 21 खजूरें अपने हाथ में लेते हैं और उनके ऊपर दम फरमाते हैं और उनको 7-7 हिस्सों में तकसीम करके कहते हैं ये 7 खजूरें तुम्हारी वालदा के लिए हैं, ये तुम्हारी बहन के लिए हैं और ये तुम्हारे लिए हैं। और फिर कहा इनको सुबह शाम खाना और उनके लिए बरकत की दुआ करते हैं। वो बच्चा जब ये खजूरें लेके खुशी खुशी से वापस जाने लगता है, चंद कदम जाता है तो हुजूर के एक और सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उस बच्चे के पीछे हुजूर की उसके साथ शफ़क़त देखकर, उसकी खुश नसीबी देख के कि हुजूर की इतनी तवज्जुहात उसे हासिल है, वो पीछे जाते हैं। अच्छा। दौड़ते हुए जाते हैं, उस बच्चे को रोकते हैं और शफ़क़त के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हैं। जब उसके सर पर हाथ फेरते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से इस मंजरनामे को देख रहे हैं। वापस जब मजलिस के अंदर हज़रत मुआज़ बिन जबल आते हैं तो हुजूर उन्हें अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मुआज़, तुझे किस चीज़ ने इस मजलिस से उठा के उस बच्चे के पास पहुंचाया और उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने का सबब पैदा किया? तो हज़रत मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की जो खशियत थी, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ जो था, उसने मेरे दिल के अंदर ये गुदाजी पैदा की कि मैं जाऊँ और इस बच्चे के साथ, अगर मैं इसको माल असबाब नहीं फराम कर सकता तो कम से कम इसके साथ हुस्ने सलूक पेश करूँ, अपनी शफ़क़त पेश करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत बशारत अता फरमाई। हुजूर ने फरमाया, जो बंदा यतीम के सर पर हाथ रखता है ना, तो उसके हाथ, शफ़क़त के हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह हर बाल के एवज़ उसे नेकी भी अता करता है। और एक हदीस में 2 और बशारतें भी इसके साथ मौजूद हैं कि हर दफ़ा हाथ फेरने पे उतनी बालों के बराबर नेकियां भी अता की जाती हैं, गुनाह भी माफ़ किए जाते हैं और इतने दर्जात भी बुलंद किए जाते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हाथ ही फेरने से आपको इतना ज़्यादा दर्जात बुलंद आपके हो रहे हैं। और इसमें एक बड़ी अहम बात और जो बड़ी ख़ास बात है, मैं ये अपने सामीन को इस हदीस से एक इस्तिफ़ादा करते हुए ये बात शेयर करना चाहूँगा कि हुजूर ने ये, आप तसव्वुर कीजिए, ये एक दफ़ा दस्ते शफ़क़त फेरने पर ये मामला है। आप देखें कि हमारे गिरदो पेश में, हमारे इवन अजीज़ व अकारिब में कितने ऐसे यतीम बच्चे मौजूद होते हैं। अगर उनके साथ ज़िंदगी भर बार बार शफ़क़त का मामला किया जाए तो गोया हर मरतबा इतनी नेकियां उन्हें इकट्ठा करने का, समेटने का ज़रिया और वसीला बन सकता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे रसूल को ये बशारत दी और उनकी ज़ुबान से हम तक ये पहुँची। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो यतीम की कफ़ालत करता है, क़यामत के दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। और एक हदीस में मैंने पढ़ा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही कि यतीम की कफ़ालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, हुजूर ने दाएं हाथ की शहादत की उंगली और इसके साथ वाली उंगली को आपस में मिलाया और फिर दूसरे हाथ से इस तरह ऊपर से मजबूती से पकड़ लिया। अच्छा। यानी इसका मतलब ये है कि वो दोनों जुदा नहीं होंगे, गोया हुजूर का उसको हमसायगी और पड़ोस जो है वो मैसर आएगा। आप और ये जो कफ़ालत का मामला है, ख़ास तौर पे मैं अपने मुआशरे के तनाजुर में अपने अहबाब तक की, अपने सामीन और नाज़रीन तक की बात पहुँचाना चाहूँगा कि कफ़ालत से मुराद सिर्फ उसकी माली ज़रूरत को पूरा कर देना नहीं है। हम अमूमी तौर पे ये देखते हैं कि यतीम खानों में जो बच्चे पलते बढ़ते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हम माली असबाब फराम कर देते हैं। अपने अजीज़ो अकारिब के अंदर भी हम किसी न किसी दर्जे पे माली उनकी ज़रूरत जो है उसको पूरा कर दिया करते हैं। यकीनन ये भी खैर का अमल है, इससे भी उनकी दिलजोई होती है, उनकी ज़िंदगी के अंदर कुछ दुख कम होते हैं। लेकिन कफ़ालत का जो हकीकी मफ़हूम है ना, वो सिर्फ माली ज़रूरत पूरी करना ही नहीं है, वो उसकी यानी माली ज़रूरत के साथ साथ
उसके वकार का जो ख्याल रखना है, हिफाजत करना, वो भी इसमें शामिल है। हाँ जी। उसके माल की हिफाजत करना भी शामिल है। हत्ता कि बहुत एहतियात से अगर इसका गहराई से मुताला किया जाए तो पता चलता है कि कफ़ालत से मुराद उस यतीम बच्चे की शख्सियत की हिफाजत करना भी है, यानी ताकि वो एक माशरे के अंदर एक महरूम तबके के तौर पे ना उभरे, बल्कि उसे अपने वालिदैन की, यकीनन कोई भी किसी के लिए उसके वालिद का मुतबादिल नहीं हो सकता। वालिद का जो शफ़क़त भरा साहिबान है, जो मोहब्बतें हाँ। और जो इल्तफ़ात वहाँ से मैसर आता है ज़िंदगी भर, वो किसी और अंदाज में किसी और जगह से इंसान को मैसर नहीं आता। लेकिन जिस दर्जे पे भी मुमकिन हो सके उनके साथ उस दर्जे का उसने सलूक किया जाए कि उन्हें अपने वालिदैन की महरूमी और बिलखुसूस वालिद की जो शफ़क़त है और वालिद के एक साहिबान का एहसास जो है उसके अंदर किसी न किसी अंदाज में उसके लिए मोहब्बत और शफ़क़त का जो है ना वो पहलू पैदा किया जाए। आप ये देखें मेरे करीम आका की तो पूरी ज़िंदगी में जब कहीं यतीम का मामला आता है तो हुजूर का दरियाए रहमत जो है वो अपने नुक्ता कमाल पे हमें नज़र आता है। आप ये देखिए ना कि ये ईद का दिन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी मारूफ हदीस है कि ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बच्चे खुशी से सरशार हैं, नए कपड़े पहने और खेल कूद रहे हैं, और एक बच्चा जो है वो उदास बैठा हुआ और हुजूर उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आज के दिन किस चीज़ ने तुम्हें मगमूम कर रखा है, गम के साथ इस कैफियत में मुब्तला कर रखा है। वो कहता है सबके वालिदैन मौजूद हैं और मेरे वालिद जो हैं वो मेरे साथ नहीं हैं। हुजूर उसे अपने साथ ले जाते हैं और फिर किस तरह किस अंदाज की उसके साथ शफ़क़त फरमाते हैं, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। हज़रत इमाम हसन की हम उम्र बच्चा था तो वहाँ उनके कपड़े मंगवाए जाते हैं, वो कपड़े पहनाए जाते हैं। हुजूर कहते हैं क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से बाप के तौर पे हूँ और हज़रात हसनैन करीमैन और एक रिवायत के मुताबिक हज़रत फ़ातिमा तो ज़ारा तुम्हारी बहन हो। यानी इस दर्जे की शफ़क़त और इज़्ज़त। फिर तारीख़ ये बताती है कि हुजूर उस बच्चे को जब बाहर लेकर आते हैं घर से और फिर दोबारा जहाँ पे असहाब इंतज़ार कर रहे हैं ईद के लिए, ईद के इज्तिमा के लिए, हुजूर उसे साथ लेते हैं और जब अपने घर से बाहर निकलते हैं ना तो काशाना रहमत से बाहर निकलते वक्त हुजूर उससे पूछते हैं तुम जब तुम्हारा वालिद जिंदा था तो तुम उसके साथ किस अंदाज में जाया करते थे? तो उसने कहा कि जब मैं मेरे पिछली ईद पे जब मेरा वालिद जिंदा था तो वो मुझे अपने शानों के ऊपर कंधों पर बिठा कर लाया करता था ईदगाह की तरफ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपनी कमली मुबारक जो है उसको दराज फरमाते हैं और उसे अपने कंधों पर बिठाते हुए उसकी तरफ ले जाते हैं और असहाब देखते हैं कि हसनाने करीमैन जो है हुजूर के साथ चलते हुए आ रहे हैं और वो बच्चा जो है वो हुजूर के शानों पर बैठा हुआ आ रहा है। तो ये सारी एक रोशनी है, एक नूर है हुजूर की ज़िंदगी में हम सब के लिए कि हम अपने मुआशरे के महरूम तबकात को हुजूर की उससे वसूल होने वाले खैर में शरीक करें और उनसे हमने किस तरह का सलूक करना है। ये भी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं, लेकिन आज का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और उस्मान आपसे जाते जाते एक और कलाम सुनना चाहेंगे हम। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हरदा उस दा नाम चतारन वादा किसे मैदान नहीं हरदा उस दा नाम चतारन वादा किसे मैदान नहीं हरदा बाप मरे ते बाप मरे ते सर नंगा होंदा वीर मरण कंड खाली वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब इंसान जो कुछ भी खाता है उसका असर उसके जिस्म पर होता है, इसलिए हमेशा ज़ोर दिया जाता है कि सही ग़िज़ा का इंतखाब किया जाए। और अक्सर देखा जाता है
कि लोग दिल और हड्डियों को मजबूत करने वाली ग़िज़ाओं पर तो ख़ास तवज्जो देते हैं, लेकिन जिस्म के तमाम अज़ा को कंट्रोल और अहकाम देने वाले दिमाग की सेहत के बारे में भूल जाते हैं। और इंसान को दिमाग को भी उसी तरह अहमियत देनी चाहिए जिस तरह हम अपने दिल, आंखों और दीगर ऑर्गन्स को देते हैं। और दिमाग को मजबूत करने के लिए कोई ख़ास एक्सरसाइज या फिर तरीका मौजूद नहीं है, लेकिन ग़िज़ाओं से ऐसा करना मुमकिन हो सकता है। कई ग़िज़ाएँ इंसान के दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती हैं और जो उम्र के हर हिस्से में उसके लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। और इन ग़िज़ाओं से इंसान की याददाश्त बेहतर होने के साथ साथ डिप्रेशन और दीगर बीमारियों से बचने में भी उसे मदद मिलती है। तो वो ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं और किन चीज़ों से हमें परहेज़ भी करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे जो दिमाग की जो मेमोरी लॉस हमें होना शुरू हो जाती है, जो दिमाग की सेहत है वो मुतासर होती है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब रामीन बख्त हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। रामीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। रामीन, एक तो सबसे पहले बताइए, हम तो अपने जिस्म के हवाले से बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, ख़ुद को फिट रखते हैं और उस तरह की डाइट भी खाते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ कितना एक तो इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए डाइट का सिलेक्शन करना कितना इम्पॉर्टेंट है? अच्छा देखिए मुनीबा, असल में जो ये तो हमने सुना है कि आ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, तो ये इंटरलिंक्ड है। हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड हेल्दी है। दोनों वो वाइस वर्सा में चल रहे हैं। दोनों चीज़ें हेल्दी होंगी तभी हम प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। हमारा जो मूड है, हमारी डाइट है, हमारा लाइक बेसिकली जो हमारा फूड पैटर्न होता है, जो हम खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, वो बेसिकली लिंक कर रहा है हमारे मूड से। सही, क्योंकि देखिए ये डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं वो अच्छे मूड में होते हैं तो खाना खा लेते हैं कि हमारा मूड अच्छा है तो हम ज़्यादा खाना खा लेंगे, अच्छा खाने से उनका मूड और अच्छा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए अपने मूड लाइक वो मूड बनाते हैं कि शायद खाने से हमारा मूड अच्छा हो जाएगा, तो ये बेसिकली इंटरलिंक कर रहे हैं। हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो इस वजह से समटाइम्स वेरी कर रही होती हैं। हम एक लेट सपोज एक चीज़ बर्गर है, वो हमें सेटिस्फैक्शन दे रहा है, हमारी एपेटाइट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम वो चीज़ बर्गर ही खाएंगे। जब हम सैड होंगे, मतलब बीइंग अ पर्सन, मैं कहूँ कि भाई मुझे एक बर्गर वो खुशी दे रहा है, तो मैं वो बर्गर खाऊंगी। जब मैं सैड होंगी तो मेरे लिए एक ऑप्शन होगी कि मैंने बर्गर खाना है, बट इन अ लॉन्ग रन वो चीज़ हमें अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, वो हमारी क्रेविंग्स को उस तरह से ऑल्टर कर रही होती है। हमारी डाइट के अंदर ये होता है कि हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग देखते ही नहीं है, हम लोग अपने बैड रूटीन पैटर्न के ऊपर इस तरह चल रहे होते हैं, हम लोग अच्छी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं। देखिए डाइट के अंदर हमारे जो बेसिक हमारी जो एक बैलेंस डाइट है, एक ह्यूमन बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता क्या है। लोग कहते हैं रोटी, सालन, दूध, दही। नहीं, बैलेंस डाइट इज़ अबाउट एक नॉर्मल प्रोपोर्शन में आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, आपने प्रोटीन्स लेने हैं, सही, आपने फैट लेना है, अलॉन्ग विद देम आपने विटामिन्स और मिनरल भी कंज्यूम करने हैं। अब वो आपकी चॉइस है, अगर आप उसको नेचुरल रिसोर्सेज से लें तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि सप्लीमेंट से। लोगों का एक मिथ होता है, एक उनकी मिसकंसेप्शन होती है कि हम लोग सप्लीमेंट्स खा लेते हैं तो हमारी वो चीज़ पूरी हो रही है। जो चीज़ आपको डाइट दे रही है, जो चीज़ आपको खुराक दे रही है, नेचुरली आप चीज़ जो ले रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी बना रही है, वो आप सप्लीमेंट से नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे बताइए हमारे दिमाग के लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशंस जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? अच्छा, हमारा मतलब उसकी क्या रिक्वायरमेंट क्या है, क्या क्या चाहिए होता है उसे? जी मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे लिए सबसे लाइक जो हमारे ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं। ओके, ठीक है, वो हमारा गुड फैट कंसिडर होता है। सही, हम क्योंकि हमारा ब्रेन 60% फैट है, तो हमारी ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, अच्छी फंक्शनिंग के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चाहिए, जो कि हमें फिश से मिल जाती हैं, सैल्मन से मिल जाती हैं, ट्राउट से मिल जाती हैं, सार्डाइंस, ये जितनी भी मैकरल है, डिफरेंट फिश सोर्सेज हैं, ये सारी जो है हमें लाइक ये रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। उसके अलावा हमें अंडे में मिल जाती है ये चीज़, हमें नट्स में मिल जाती हैं, सीड्स, पम्पकिन सीड्स जो हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, और उसके अंदर जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है हमें। उसके अलावा प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग।
उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके गुड कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। अच्छा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्सेज उस तरह से हम अगर हम बर्गर खा रहे हैं या हम फ्राइज खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट उससे भी मिल रहा है, बट वो प्रोसेस्ड है। वो इन अ लॉन्ग रन आपकी जो सेटिस्फैक्शन है उसको तो वो कंप्लीट कर रहा है, आपको पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, बट आपकी जो क्रेविंग्स हैं वो उसको ऑल्टर कर रहा है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड कार्बोहाइड्रेट है हमारे लिए? जी मैं आपको जो आपकी होल ग्रेन है, अच्छा, होल ग्रेन है, रोटी है आपकी, उसके बाद आपके ओट्स आ जाते हैं, सही। आपके जितने भी ये पोरेजेस होते हैं, ओट्स होते हैं, जितनी भी आपकी होल ग्रेन की प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे गुड कार्ब्स होते हैं। पोटैटो आप बॉईल करके खा रहे हैं, वो फायदेमंद है, उसी को आप फ्राई करके ऑयल में फ्राइज खा में रहे हैं। हाँ। बिल्कुल, वो आपका कोलेस्ट्रॉल भी डैमेज, आपको कोलेस्ट्रॉल को भी हाई कर रहा है, आपकी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है और लीडिंग टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इस तरह के सारे मसले हैं। अच्छा रामीन, मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स हैं जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही होती हैं? कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो डैमेज करती हैं? सबसे पहले तो जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, सही। जितने भी ये बाज़ारी हैं, जो भी आपको ये उनमें सारे शवारमे, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, सारा कुछ आ जाता है। बिल्कुल। हाँ। और जो आपको पता है, जो आपको रेडी टू कुक मिल रहे होते हैं, जो ये प्रोसेस नगेट्स होते हैं, क्रोकेट्स होते हैं, हाई इन सोडियम होते हैं, ओके, ये सारे भी जो है आपकी ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर रहे होते हैं। आपको पता है, ये आप अगर एक लॉन्ग टर्म में लेते रहते हो तो ये आपके अंदर आपके डिप्रेशन को वर्स, लाइक इफ़ यू आर अ पेशेंट ऑफ अ डिप्रेशन, तो ये आपको वर्स करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी गट हेल्थ जो हमारी गट हेल्थ है, लाइक जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, वो इंटरलिंक करता है हमारी ब्रेन हेल्थ के साथ। ओके। क्योंकि देखिए, हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, एक हमारी ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको हम सेरोटोनिन कहते हैं। जी जी। सेरोटोनिन की प्रोडक्शन 90% हमारे गट में होती है। अगर हमारा गट नहीं है काम कर रहा ठीक तरीके से, तो ऑब्वियस बात है कि हमारा ब्रेन उस तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा उस चीज़ को। हमारा सेरोटोनिन लेवल कम है, हमारा डोपामिन लेवल कम है। जैसे कि आपको मैं बताती चलूँ कि सेरोटोनिन जो है वो हमारा मूड स्विंग्स के ऊपर होता है, हमारी सेंस ऑफ प्लेयर है, हमारी हैप्पीनेस है, मूड, सब कुछ वो सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब डील कर रहे होते हैं। तो इन सारों के लिए जो होता है ये बहुत नुकसानदेह है कि हम लोग प्रोसेस फूड लें। हमारी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी तो ऑब्वियसली ब्रेन हेल्थ भी कभी ठीक नहीं हो सकती। उसके अलावा जितनी भी ये शुगरी फूड्स हैं, जितने भी ये हम मीठी चीज़ें खाते हैं, केक, हमें चॉकलेट, हाँ ये है कि चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर ये होता है कि वो ब्रेन बूस्टर के तौर पे काम करती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो चॉकलेट जो है उससे वो बहुत इन्हांस करती है उस चीज़ को। क्योंकि समटाइम्स आप देखें, जब आप कभी पढ़ने वगैरह बैठें तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कॉफ़ी पी लें ताकि हम लोग ज़्यादा अवेक रहें, हम लोग फोकस रहें, बिल्कुल कंसनट्रेटेड रहें। तो कॉफ़ी के अंदर और डार्क चॉकलेट के अंदर ये जो दोनों हैं ये बूस्टर्स हैं, ब्रेन बूस्टर्स भी हैं, और इसके अंदर ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करते हैं, ब्रेन सेल डेथ से बचाते हैं उसको, उसकी डैमेजिंग से बचाते हैं, लाइक उसको प्रोलॉन्ग करते हैं। लेकिन फिर भी उसकी क्वांटिटी का भी तो ख्याल रखना है ना, कि एक ही टाइम पे हमने पूरी पूरी चॉकलेट खा रहा है। नहीं, बिल्कुल यही बात है कि वही उसकी कंजप्शन अगर हम बढ़ा देंगे, कॉन्टिन्यूसली उसको अपनी डाइट का हिस्सा ही बना लेंगे, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए डैमेजिंग है, हमारी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ के लिए भी और हमारी बॉडी के लिए भी। अच्छा, और दूसरे जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खाबों के शौकीन हैं, नहारी, पाए, इसके भी बहुत ज़्यादा नाश्ते चल रहे होते हैं और इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी क्या हमारी जो ब्रेन की कारकर्दगी है उसको डिस्ट्रॉय करती है? देखिए बिल्कुल, ये अभी मैंने आपको बताया ये इंटरलिंक्ड है। गट आपका खुश होगा, आपका स्टमक खुश होगा, वो उसको हेल्दी मिल रहा होगा, तो आपका ब्रेन वर्क कर रहा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि वो आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर आपका गट ही ठीक नहीं है तो आपका ब्रेन ठीक नहीं है। सही। वो अब न्यूट्रिशन साइकाइट्री इतनी कॉमन हो चुकी है यूरोप साइड पे, वेस्ट में हमारे, कि लोग अब साइकाइट्री के पेशेंट्स को, जो डिप्रेशन के और एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, उनको डाइट से ट्रीट कर रहे हैं, वो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की तरफ नहीं जा रहे, वो उनको अच्छा खाना दे रहे हैं। उससे ये है कि उनका मूड भी एलिवेट हो रहा है और उनकी जो कंडीशन है वो भी बेहतर हो रही है। अच्छा, ये बड़ा कहा जाता है कि जी रोज़ाना के आप बादाम खाएं, 7 बादाम खाएं तो आपकी जो दिमाग तेज़ होता है और मेमोरी भी अच्छी रहती है। वाकई ऐसा होता है बादाम खाने से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने भी हमारे पास नट्स आ जाते हैं, इसके अंदर बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है,
ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। हमारी जितनी भी रेडिकल एजिंग है ये उसको स्टॉप करता है, ठीक है। उसके अलावा ये कि ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, हाफजा जो हमारा है जी जी, ये उसको इंक्रीज़ करता है। हमारे फ्रंटल लोब में कुछ ऐसे ट्रांसमिटर्स होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको ये डायरेक्टली जाके एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो उनको चाहिए होती है अपनी प्रॉपर वर्किंग के लिए। तो इसलिए ये तो बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन सिर्फ बादाम को ही क्यों लिंक किया जाता है कि आपके ब्रेन की मेमोरी के लिए या ब्रेन के लिए ज़्यादा अच्छा? नहीं, ये हम लोगों को एक हमने हम खुद लोगों से ने myth एक बनाया बना दी हुआ है है, कि हाँ। ब्रेन, जबकि आपको पता है ब्रेन हेल्थ के लिए जो सबसे अच्छा नट है वो बेसिकली वॉलनट है, अखरोट है। हाँ, अखरोट। वो कहते नहीं अखरोट की शेप भी ब्रेन की तरह दिमाग की जैसी होती है, है, जी हाँ। बिल्कुल। तो वो जो बेसिकली है वो है हमारी ब्रेन हेल्थ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो एडवांटेजियस है वो हमारी ब्रेन के लिए। और यही है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये होते हैं, इसके अंदर ओमेगा 3 होते हैं। वही बात आ जाती है फैटी एसिड्स, गुड फैटी एसिड। गुड फैटी एसिड ये ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है कि उसके अंदर गुड फैटी एसिड हमें मिल रहे होते हैं जो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी और हमारी ब्रेन की जो कह लें कि परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छी एक साबित होती है। लेकिन कितना खाना चाहिए हमें, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी? आपने जो हमारी आरडीए है, हर फ्रूट का, हर नट का एक प्रॉपर आरडीए दिया गया है, ठीक है। जैसे हम कहते अब बादाम है, अगर हम एक दिन में 6 से 7 खा रहे हैं सही, तो वो एक हेल्दी इंटेक है, एक हेल्दी इंटेक है। उसी तरह से अगर आप वॉलनट्स खा रहे हैं तो आप 4 से 5 खा लें, क्योंकि वो थोड़ा सा उसके अंदर डाइटरी कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको आप 4 से 5 ले रहे हैं, वो आपका डेली इंटेक बिल्कुल बेहतरीन है। आप डेली भी खाएंगे वो आपको नुकसान नहीं देगा। इंस्टेड ऑफ कि अगर आप डेली पिज़्ज़ा बर्गर्स खा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपके लिए डिटॉर्टिएशन ही आपकी हेल्थ के लिए। तो ये है कि आपका जो एक रिक्वायर्ड, हर बॉडी का एक रिक्वायर्ड आरडी होता है, मतलब जो उसकी कैलोरिक इंटेक है उस हिसाब से वो उस तरीके से मैनेज किया जाता है। उसके मुताबिक आप अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, क्या फ्रूट्स भी हैं जो हमारी ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा साबित? जी बिल्कुल। बेसिकली ना हमारी ब्रेन के लिए जो मेडिटेरेनियन डाइट है, मेडिटेरेनियन डाइट जो है वो प्रेफर की जाती है ब्रेन हेल्थ के लिए। अच्छा। अब मेडिटेरेनियन डाइट के अंदर क्या आ जाता है, उसके अंदर सबसे पहले आपकी आ जाती है प्रोटीन्स, ओके, आपके फैट्स, आपकी लिग्यूम्स जितनी भी दालें हैं, चने हैं, चिकपीस हैं, काले चने, सफ़ेद चने, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद फ्रूट्स आ जाते हैं, नट्स आ जाते हैं और सीड्स आ जाते हैं। ओके। फ्रूट्स के अंदर जो ब्लूबेरीज होती हैं, जो स्ट्रॉबेरीज हैं, इसके अंदर होते हैं फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवेनॉइड्स। अच्छा, ठीक है, वो काम करते हैं हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का। वही बात है, ब्रेन की सेल की एजिंग नहीं होगी, हमारा ब्रेन ज़्यादा वर्क करेगा, हमारे ब्रेन की हेल्थ इंक्रीज़ होगी। अच्छा। उसके अंदर ये रसबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ये सारी जो ये बहुत रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये है, ये हम प्रेफर करते हैं कि जो डिप्रेशन का मरीज़ है या एंजाइटी स्ट्रेस डिसऑर्डर है किसी को, तो ये हम उसको कहते हैं कि ये आप ज़्यादा कंज्यूम कर लें। उससे ये है कि उनका मूड एलिवेट होता है, उनका मूड अच्छा होता है। ये हमें एक वो सैटिस्फैक्शन की भी फील देता है और हमारी एपेटाइट को खुश भी रखता है। और आपकी जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं, खास करके मीठे की जो हमें रात को क्रेविंग्स हो रही होती हैं, वो हम फ्रूट्स के थ्रू जो है उसको पूरा कर सकते हैं ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो। रामीन बख्त क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। रामीन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं उस पर हमने बात की। अब आपने मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक खूबसूरत सा कलाम सुनते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।